नागिन ननद सपेरा जीजा। नंदिनी, अब कब तक ऐसे ही मुंह फुलाकर बैठी रहोगी? अरे बाबा, बोलो भी, क्या चाहिए तुम्हें? कुछ नहीं भैया, जाइए, मुझे आपसे कुछ बात ही नहीं करनी। अरे बाबा, बोलो तो सही कि तुम्हें आखिर क्या चाहिए। भैया मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे दीपावली के लिए नई ड्रेस चाहिए, और आप भूल गया। जब तक मेरी नई ड्रेस नहीं आ जाती मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। अरे, तुझे पता है ना, तुझसे बात किए बिना तेरे भैया का खाना हजम नहीं होता, इसीलिए ब्लैकमेल कर रही है ना मुझे। हाँ, तो खाना हजम करना है तो मुझे गिफ्ट क्यों नहीं दिलाया था? अब बताओ, आगे से करोगे क्या ये गलती? अरे, मैंने कोई गलती की ही कब है? ये देख, तेरा फेवरेट ड्रेस लेना है कि नहीं? भैया बहुत खराब हो आप। जब ड्रेस लेकर ही आए थे तो इतनी देर से मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? ड्रेस तो तुझे मिल जाएगी, लेकिन पहले अपने हाथ की स्पेशल चाय बनाकर पिलानी पड़ेगी। बोल, मंजूर है? भैया, अब चाय की बात कर रहे हो? मैं ना आपको चाय के साथ गर्मा गर्म पकौड़े भी बनाकर खिलाती हूँ। आपको पता है, आप वर्ल्ड के सबसे बेस्ट भैया हो। अब आप मुझे मेरी फेवरेट ड्रेस दिला रहे हो तो पकौड़े तो मैं आपको खिला ही सकती हूँ। नंदिनी के जाने के बाद देख रही हो साक्षी, कितनी शैतान हो गई है। रिश्वत के बिना तो चाय भी नहीं पिलाती। तुम दोनों भाई बहनों के बीच में मैं तो बोलूँगी ही नहीं। अरे भैया, आखिर इकलौती बहन है तुम्हारी, थोड़े बहुत नखरे तो झेलने ही पड़ेंगे ना। नंदिनी दो भाइयों की इकलौती बहन थी और घर में सबसे छोटी भी थी, इसलिए माँ पापा भाई यहाँ तक कि दोनों भाभियों की भी बहुत लाडली थी। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी ज़्यादा लाड़ प्यार मुसीबत बन जाता है। पूरे परिवार से मिल रहा ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार अब नंदिनी के सर पर चढ़कर बोलने लगा था। बहू, अगले हफ्ते नंदिनी का जन्मदिन है। देखो भाई, कुछ स्पेशल तैयारी कर लेना उसके जन्मदिन की। वरना तुम्हें पता है ना, रो रो कर जीना मुश्किल कर देगी हमारा। आप चिंता मत करिए माँ जी, मुझे याद है कि नंदिनी का जन्मदिन है। मैंने और छोटी ने तो पहले ही तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बार का जन्मदिन नंदिनी के लिए सरप्राइज होने वाला है। आप बस इतना करना कि नंदिनी को इस बारे में ज़रा सी भी भनक ना लगने पाए। ठीक है बेटा, जैसा तुम दोनों कहो। अब तो तुम दोनों के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है, और प्यार के पौधे में तो जितना पानी डालोगे ना उतना ही पड़ेगा। मेरी बात का मतलब समझ रही हो ना? समझ रहे हैं माँ जी, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। नंदिनी सिर्फ आपकी लाडली नहीं है, हम दोनों भी उसे बहुत प्यार करते हैं। जन्मदिन वाले दिन सुबह से ही किसी ने भी नंदिनी को जन्मदिन की शुभकामनाएं नहीं दी थी, जिसके कारण नंदिनी का मुंह फूला हुआ था। सुबह के 11 बजे अरे क्या हो गया है मेरे घर वालों को? वैसे तो मेरे जन्मदिन की तैयारी में हफ्ते भर पहले से ही जुट जाते थे सब लोग, लेकिन इस बार तो कोई मुझे जन्मदिन का विश भी नहीं कर रहा। गिफ्ट देना तो दूर की बात है। 11 बज रहे हैं, भाभी ने आज नाश्ते तक के लिए नहीं पूछा। भाभी, आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं? अरे नंदिनी, नाश्ता ना मैंने बनाकर रसोई में रख दिया है, तुम प्लीज़ निकाल कर खा लो ना, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। हाँ भाई, किसी को मेरा जन्मदिन याद ही कहाँ है। और कुछ तो करने से रहे, कम से कम मेरी पसंद का खाना ही बना देते। लेकिन ऐसा लग रहा है आज तो खाना भी अपनी पसंद का नहीं मिलने वाला। नंदिनी उदास मन से रसोई में जाती है तो देखती है भाभी ने नाश्ते में पोहे बनाकर रखे हैं। अरे भाभी, ये क्या किया आपने? पोहे बना कर रख दिए। आपको पता है कि मैं पोहे नहीं खाती हूँ। अरे मुझे नफरत है इन पोहे से। नंदिनी गुस्से में पैर पटकते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। देखा माँ जी आपने, मैंने अभी अभी गरम तवे पर पानी डाला था, कैसी आवाज़ आई। मज़ा ही आ गया बहू। अब तक तो नंदिनी को पक्का यकीन हो गया होगा कि हम उसका जन्मदिन भूल गए हैं। अब 2-3 घंटा अपने कमरे में मुंह घुसाए बैठी रहेगी, और तब तक हम लोग जन्मदिन की सारी तैयारी कर लेंगे। और जब शाम को पेट में चूहे कूदने पर कमरे से बाहर निकलेगी ना, तो उसको सरप्राइज़ कर देंगे। सही कहा ना? बिल्कुल ठीक कहा माँ जी। शाम के 4 बजे ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बकवास बर्थडे है। भूख से मेरी जान निकली जा रही है, किसी को मेरी परवाह नहीं है। नंदिनी अपने कमरे से निकलकर हॉल में आती है तो देखती है बाहर सब तरफ अंधेरा फैला हुआ है। और ये भाभी भी किधर चली गई? आज तो बड़ी जल्दी काम ख़त्म हो गए इनके। नंदिनी जाकर लाइट्स ऑन करती है तो देखती है पूरे घर का नक्शा बदला हुआ है। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे बहना। थैंक यू भैया, भाभी, मम्मी। आप लोगों को याद था?
अरे बेटा, तू प्रिंसेस है इस घर की। तेरा बर्थडे कोई भूल सकता है क्या? ये ले, सोने की बालियां है तेरा बर्थडे गिफ्ट। ये ले ब्रांडेड बैग मेरी तरफ से तेरा बर्थडे गिफ्ट। बहुत दिन से मांग रही थी ना, पूरे 15,000 का है। वाह भाभी, थैंक यू सो मच। आप सब लोग सच में मुझसे कितना प्यार करते हो। नंदिनी घर में सबसे छोटी और लाडली तो थी, लेकिन इस लाड प्यार के कारण नंदिनी के अंदर समझदारी और मैच्योरिटी कभी आई ही नहीं। एक दिन, माँ, आप लोग मेरी शादी के बारे में सोच ही नहीं रहे हो? मेरी शादी नहीं करनी है क्या आप लोगों को? अरे भाई, अभी तो तू बच्ची है छोटी सी, अभी से कहाँ घर परिवार की जिम्मेदारी संभाल पाएगी। और वैसे भी बेटा, शादी के बाद ना बहुत संघर्ष करने होते हैं। मेरा तो दिल अभी मानने को तैयार ही नहीं कि तू उतना सब अकेले संभाल लेगी। अरे भाग्यवान, अभी नहीं तो क्या 40 के बाद शादी करोगी बेटी की? मैं पूछता हूँ, तुम कितनी उम्र में आई थी शादी करके और दो दो बहुओं की सास बनी बैठी हो? तुम्हारी बहुएं कितनी उम्र से आकर सब संभालने लगी? मैं जानती हूँ आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं, लेकिन अपनी बेटी की मासूमियत देखकर मेरा दिल नहीं मानता कि मैं उसकी शादी कर दूँ। अरे माँ, ये क्या बात हुई? देख रही हो आप, मेरी सारी सहेलियों की शादी हो गई है, एक मैं ही कंवारी रह गई हूँ। अब तो मेरी सहेलियाँ मुझे छेड़ने लगी हैं कि मेरी शादी कब होगी। एक बात बताओ नंदिनी, मम्मी पापा को तो छोड़ो, लेकिन आज तो बड़ी शादी शादी कर रही है, क्या बात है? भाभी देखो, मुझे ना गोल गोल बातें करनी नहीं आती। मैं आपको साफ साफ बता देती हूँ, मैं समीर नाम की एक लड़की से प्यार करती हूँ और उसी के साथ शादी भी करना चाहती हूँ। समीर अपने घर वालों को मेरी तस्वीर दिखा चुका है, बस आप लोगों की तरफ से हाँ होना बाकी है। ये लो, हम इसे बच्ची समझकर शादी को टालने की कोशिश कर रहे हैं और ये तो खुद ही अपने लिए दूल्हा पसंद करके बैठी है। ठीक है बेटा, ऐसा करो, समीर से कहना कि वो अकेले में आकर हमसे मिले। अगले दिन समीर नंदिनी के घर वालों से मिलने के लिए पहुंच जाता है। समीर के जाने के बाद, मम्मी, मुझे तो लड़का खास कुछ जचा नहीं। अभी इन दोनों में से कोई भी ढंग से सेटल नहीं हुआ है। अरे सारी ज़िंदगी ऐसे ही घिसते घिसते बीत जाएगी। वरुण अपनी बहन नंदिनी को समझाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी तो समीर के प्यार में इस कदर पागल थी कि उस समय समीर के अलावा उसे और कुछ सूझ ही नहीं रहा था। ज़िद्दी है ये लड़की, इतनी आसानी से कैसे किसी भी लड़के को अपने घर का दामाद बना ले हम। भाइयों की बात सुनकर नंदिनी नाराज़ होकर मुंह फुलाकर बैठ जाती है। दोनों भाई नंदिनी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नंदिनी कुछ भी समझना नहीं चाहती। अंत में नंदिनी की जिद के आगे परिवार में सभी लोग हार जाते हैं। अच्छा चल ठीक है, हम शादी के लिए तैयार हैं। जहाँ तेरी खुशी वहीं हमारी भी खुशी। नंदिनी शादी करके समीर के घर चली गई। अभी तक पिता के बड़े से 2 मंजिला घर में रहने वाली नंदिनी समीर के साथ उसके 1 BHK फ्लैट में रहने के लिए आ गई थी। समीर सुनिए ना, इस 1 BHK फ्लैट में तो कपड़े सुखाने की जगह भी नहीं है। कम से कम एक बालकनी तो होनी चाहिए थी। अब हम कपड़े कहाँ सुखाएंगे? देखो नंदिनी, मैं जानता हूँ कि इस छोटे से मकान में एडजस्ट कर पाना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी मेरा बजट नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है समीर, मुझे इस घर में बस इस छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा दो ना। जैसे कि घर में कपड़े सुखाने की जगह नहीं है और धूप तो बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, मैं मकान मालिक से बात करके बालकनी की साइड कुछ रॉड लगवा देता हूँ, उसी में हम लोग कपड़े सुखा दिया करेंगे। समीर और नंदिनी की शादी को कुछ महीने बीत गए थे। एक दिन, अरे नंदिनी, तुम तो कहती थी तुम्हारे पास बहुत गहने हैं, क्या हुआ तुम्हारी ज्वेलरी का? अरे है तो, पहन तो रखे हैं मैंने सारे गहने। और कौन से गहने की बात कर रहे हो? बुरा मत मानना नंदिनी, लेकिन तुम बड़ी भोली हो और तुम्हारे इस भोलेपन का तुम्हारी दोनों भाभियों ने जमकर फ़ायदा उठाया। समीर, कैसी बात कर रहे हो? मेरी भाभी मेरा फ़ायदा क्यों उठाने लगी? और क्या कह रहे हो तुम? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो ना। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ के पास कितने जेवर है? मम्मी के पास कुल मिला जुला कर 20 तोला सोना होगा। लेकिन क्यों पूछ रहे हो? ये बताओ, ये 20 तोला सोना आखिर है किसका? इस पर तो तुम तीनों भाई बहनों का बराबर बराबर हक होना चाहिए ना। लेकिन देखो, तुम्हारी दोनों भाभियों ने तुम्हारी शादी होते ही मम्मी जी का गहना आधा आधा बांट लिया और तुम्हारा पत्ता साफ कर दिया। आज के ज़माने में 10 तोला सोने की कीमत समझती हो तुम? ये समझ लो 10 लाख कीमत है उन गहनों की। और तुम्हें गहनों के नाम पर शादी में मिला क्या?
ये पतली पतली सोने की चूड़ियाँ और ये चैन जैसा हार, और वहाँ तुम्हारी भाभियाँ रानी हार पहनकर इतरा रही हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो समय तुम। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मम्मी और भाभियाँ मेरे साथ ऐसा करेंगी। भाभीियों ने अगर गहने बांटने के लिए कहा भी था तो कम से कम माँ को तो मेरे बारे में सोचना चाहिए था ना। मम्मी ने भी एक बार भी नहीं सोचा कि उस ज्वेलरी में मेरा भी हिस्सा है। तुम चिंता मत करो समीर, मैं कल ही जाऊंगी और मम्मी से बात करूंगी। मैं और लड़कियों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो गलत बातें देख सुनकर चुप हो जाए। अरे अपने हक के लिए लड़ जाऊंगी मैं। देखो नंदिनी, तुम्हारे मायके के धन दौलत का मुझे कोई लालच नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ गलत हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब तुमने भी उसी घर में जन्म लिया है ना। मम्मी जी के गहनों पर तुम्हारा भी तो बराबर का अधिकार होना चाहिए, और उन गहनों में तो मम्मी जी का प्यार है। उस प्यार पर तुम्हारी भाभीियों का ये अधिकार क्यों भला? पति समीर की बातों ने नंदिनी के दिमाग में जहर घोल दिया था। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि जिन भाभीियों ने पिछले 5 सालों में उसके ऊपर जान छिड़की है, जो एक इशारे पर अपना दिल उसके सामने रखने को तैयार हो जाती थी, वो आखिर गहनों के लिए ऐसा क्यों करेंगी। अगले ही दिन नंदिनी अपने मायके पहुंच जाती है। खूब प्यार दिखाया माँ तुमने। मैं नहीं जानती थी कि मेरी शादी होते ही आप मुझे पराया कर दोगी। अरे बेटा ऐसा क्या हो गया, मैंने कब तुझे पराया कर दिया। रहने दो माँ, ज़्यादा नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आपने अपना रानी हार, सोने का कमरबंद और अपने सारे गहने दोनों भाभीियों में बांटे हैं। क्या आप नहीं जानती कि मुझे गहने पहनने का कितना शौक है? अपने गहने भाभीियों में बांटते हुए एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। अरे बेटा तू जैसा समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं है। और वैसे भी तेरी दोनों भाभीियों को शादी के समय मैंने एक गहना नहीं चढ़ाया था, लेकिन तुझे तो तेरी शादी में नए नए गहने बनवा कर दिए ना। अगर तुझे तेरी शादी में गहना मिल चुका है तो क्या उन दोनों को गहने लेने का कोई अधिकार नहीं? ज़्यादा भोले बनने का नाटक मत करो माँ। तुम्हारी दोनों बहू ने तुम्हारे कान भरे और तुम उनकी बातों में आ गई। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बड़ा वाला रानी हार चाहिए तो चाहिए। अरे कैसी बात कर रही है बेटा, वो तो मैंने बड़ी बहू को दे दिया है। तो फिर वापस ले लो। मैं नहीं जानती, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। नंदिनी और उसकी माँ की बहस की आवाज़ बड़ी बहू साक्षी भी सुन लेती है। अरे नंदिनी क्या हुआ? अभी अभी तो तुम आई हो और आते ही लड़ाई झगड़ा करना क्यों शुरू कर दिया? ये देखो आ गई बिचौलिया बनकर। आपको बहुत शौक है ना सारी बातें सुनने का और सुनवाई करने का, तो ठीक है लाइए अपना रानी हार, दीजिए मेरे हाथ में। नहीं होगा फिर यहाँ कोई झगड़ा। यहाँ जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना उसकी जड़ आपका वो रानी हार है। माँ जी क्या कह रही है ये? क्या बात है, ये रानी हार के लिए आपसे झगड़ रही थी क्या? सास के पास बहू साक्षी की बातों का कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो बेचारी नज़रें नीची कर लेती है। सास को ऐसे बेबस खड़ा देख साक्षी अपने कमरे में जाती है और रानी हार लाकर ननद के हाथ में थमा देती है। तुम ले जाओ रानी हार, लेकिन आगे से तुम्हें जो कुछ भी कहना होगा वो सीधा मुझे कहना। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनके साथ इस तरह ऊंची आवाज़ में बात करना ठीक नहीं है। रानी हार लेने के बाद नंदिनी अपने पति के पास लौट गई। देख लिया तुमने, अगर तुम अपना हिस्सा मांगने ना जाती तो तुम्हें ये रानी हार कभी नहीं मिलता। अब इस बात से तुम इतना सबक ले लो कि जो लोग तुम्हें बिना बताए गहनों का बंटवारा कर सकते हैं वो कल को प्रॉपर्टी का भी बंटवारा कर सकते हैं। इसलिए बिना समय गंवाए तुम उस मकान में भी अपने दावेदारी पेश कर दो। अरे भाई इतनी खूबसूरत सी कोठी है तुम्हारे पापा की, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 2 कमरे तो उस कोठी में हमारे भी होने चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। भैया से बात करती हूँ मैं। तरुण भैया, वरुण भैया को तो आप जानती हो, उनकी शुरू से आदत है सब कुछ अपनी मुट्ठी में बंद करके रखने की। हम लोगों को तो पाई पाई के लिए तरसा दिया करते थे वो। मैं ये सोच रही थी कि बड़े भैया कहने को तो हम सब में सबसे बड़े हैं, लेकिन आखिर कब तक भैया की बातों को ही पत्थर की लकीर मानकर चलते रहेंगे आप और मैं? मैंने कई बार बड़ी भाभी को छोटी भाभी को ताना मारते हुए भी देखा है कि तुम्हारा पति तो निकम्मा नकारा है, 4 पैसे भी कमाकर हाथ में नहीं रखता। बड़ी भाभी के लिए तो आपकी कमाई का कोई मतलब ही नहीं है। अरे अपनी अपनी किस्मत है, किसी को भगवान ने ज़्यादा दिया है तो किसी को कम। अब ऐसा थोड़ी ना होता है। मुझे तो लगता है एक दिन बड़े भैया ना सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेंगे और हम दोनों सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप माँ से बात करके प्रॉपर्टी का बंटवारा करवा लो। तू ठीक कह रही है, मैं मम्मी से बात करता हूँ, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाएगा तो ठीक ही रहेगा। घर आकर तरुण अपनी पत्नी से कहता है, नंदिनी से मिलकर आ रहा हूँ मैं।
अरे हम लोग भैया भाभी को क्या समझते थे और वो क्या निकले। क्या हुआ? ऐसा क्या बता दिया नंदिनी ने आपको? भाभी तुम्हारे बारे में बुराई कर रही थी नंदिनी से। अब मेरी तनख्वाह भैया से कम है तो इसका मतलब हम फकीर और भिखारी हो गए। तुम ही देख लो, ऐसा सोचते हैं भैया भाभी हमारे बारे में। तो ठीक है ना, अगर हम फकीर है तो फकीर ही सही, उनसे मांगने तो नहीं जाते। छोटी बहू गुस्से में बड़ी के पास जाती है। भाभी, बहुत मान सम्मान कर लिया आपका, अब बस मेरी आंखों पर चढ़ा पर्दा उतर गया है। मैं अब आपके साथ एक घर में नहीं रह सकती। तू मेरे साथ एक घर में नहीं रह सकती? तो मैं कौन सा तेरे साथ घर में रहने के लिए मरी जा रही हूँ? वैसे भी सारा खर्चा तो मेरा पति चला रहा है। और नखरे तो देखो महारानी के, ऐसे दिखा रही जैसे इनके साथ एक घर में रहने के लिए मैं इनके पैरों में गिरकर माफ़ी मांगूंगी। दोनों देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। बिगड़ते माहौल में दोनों भाई भी झगड़े के बीच में कूद पड़ते हैं और प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात निकल आती है। ठीक कह रही थी नंदिनी, भैया भाभी आप दोनों का तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। वो तो अच्छा हो नंदिनी ने मुझे सब कुछ बताकर मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो सारी ज़िंदगी इसी गलत फहमी में जीता रहता कि मेरे भाई भाभी तो देवता है देवता। ठीक है, अब जब मकान का हिस्सा हो ही रहा है तो नंदिनी को भी फ़ोन करके बुला लेते हैं। इस मकान में एक हिस्सा तो उसका भी है ना। दोनों भाइयों का झगड़ा इतना बढ़ चुका था कि जल्दी ही मकान के 3 हिस्से हो जाते हैं और नंदिनी की माँ अपनी सारी प्रॉपर्टी 3 बराबर हिस्सों में बांट देती है। अब तो आप खुश हो ना? देखो, मैंने अपने भाई भाभी और माँ से कहकर प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा ले लिया है। नहीं नंदिनी, तुम्हारे घर में इतना झगड़ा बढ़ गया, ऐसे माहौल में मैं कैसे खुश हो सकता हूँ। ये अच्छा हो गया कि तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल गया। देखो मुझे अपने बिजनेस के लिए कुछ रुपयों की ज़रूरत थी। अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम्हारे हिस्से की प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं, तो मुझे ना बैंक से लोन नहीं उठाना पड़ेगा। जब अपने पास पैसा है तो क्यों बैंक के कर्जदार बने हम। हाँ ठीक है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नंदिनी अपने हिस्से की सारी प्रॉपर्टी पति समीर के नाम कर देती है। जब से नंदिनी ने अपनी प्रॉपर्टी समीर के नाम की थी, समीर के तेवर कुछ बदले बदले से लगने लगे थे। एक दिन नशे की हालत में समीर और नंदिनी के बीच में ज़ोरदार झगड़ा होता है और समीर नंदिनी को अपने घर से बाहर निकाल देता है। रोते हुए नंदिनी वापस अपने मायके पहुंच जाती है। क्या हुआ नंदिनी? तू चिंता मत कर, तेरा भाई है ना, तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सच सच बता, आखिर हुआ क्या है? भैया मुझे माफ़ कर दो। समीर की बातों में आकर मैंने क्या कुछ नहीं किया। प्रॉपर्टी जेवर सब में अपना हिस्सा मांगा, दोनों भाभीियों के बीच में झगड़ा करवाया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जिस पति के लिए मैं ये सब कर रही हूँ, एक बार प्रॉपर्टी उसके हाथ में आती ही वो मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक देगा। चलो प्रॉपर्टी गई सो गई, कम से कम तेरी अकल पर पड़ा हुआ पत्थर तो हट गया। मैं तो बहुत पहले ही समझ गया था कि ये सब समीर ही करवा रहा है, लेकिन तेरी आंखों पर तो समीर के प्यार का पर्दा पड़ा हुआ था। तुझे उस समय हमारी कही हुई कोई भी बात समझ में नहीं आती, इसीलिए मैं सही वक्त का इंतज़ार कर रहा था। मैं जानता था कि समीर जैसा इंसान आज नहीं तो कल अपने रंग ज़रूर दिखाएगा। और देख, मुझे ज़्यादा दिन तक इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। इसीलिए तो मैं समीर के साथ तेरी शादी के फेवर में नहीं था, क्योंकि उसकी फितरत को तो मैं बहुत पहले समझ चुका था। नंदिनी के पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर भी जिस मायके में उसने इतनी फूट डाली थी, बुरे वक्त में वही मायका उसके काम आता है और उसका सहारा बनता है।